इलेक्शन कमीशन पर आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, भारत का यह चुनाव पाकिस्तान के चुनाव की तरह याद किया जाएगा। चुनाव में निष्पक्षता सवालों के घेरे में। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का राजनीतिक हथियार बन गया है। बीजेपी ने देश में तानाशाही चला रखी है, ये कह रही हैं आतिशी। सुनिए। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट सील किया और जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी के प्रचार को रोका जा रहा है, यह साफ साफ दिखा रहा है कि आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में है और आज भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को तानाशाही बना दिया। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह याद दिलाना चाहूंगी, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तीनों सदस्यों को यह याद दिलाना चाहूंगी कि आप लोग टी.एन. शेषन जैसे इलेक्शन कमिश्नर्स के उत्तराधिकारी हैं। टी.एन. शेषन जी को इतने सालों बाद भी याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। मैं आज के इलेक्शन कमिश्नर से यह अपील करती हूं, मैं चाहती हूं कि ऐसा ना हो कि कुछ साल बाद 2024 के इलेक्शन को याद किया जाए कि ये वो इलेक्शन था जिसमें भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया। ये वो इलेक्शन था जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूट्रल नहीं रही। ये वो इलेक्शन था जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार बन गई और ये वो इलेक्शन था जिसमें भारत का चुनाव पाकिस्तान का चुनाव बन गया। तो देखिए, पाकिस्तान की भी एंट्री करा दी है आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों में। घनेंद्र भारद्वाज जी, बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे सुनकर, जिस पार्टी की 2 राज्यों में बहुमत वाली सरकार हो, बम्पर बहुमत वाली सरकार हो, इसी चुनाव आयोग के कराए गए चुनावों के बाद वो देश के चुनाव आयोग की तुलना पाकिस्तान जैसे मुल्क के चुनाव आयोग से कर रहा है, निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। देखिए समीर जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है देश में निष्पक्ष चुनाव कराना। ये जिम्मेदारी उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी आज भारतीय जनता पार्टी के एक राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है, ये ठीक नहीं है। जिस तरीके से ठीक लोकसभा चुनाव से पहले देश के 2 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है सिर्फ झूठे आरोपों पर, यह बताता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं सरकार की कठपुतली बन के काम कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक संवैधानिक व्यवस्था कायम करी थी कि कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति होगी इलेक्शन कमिश्नर की, उसमें 3 लोग होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। लेकिन इस सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया। संसद में एक ऑर्डिनेंस लेके आ गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर उस प्रोसेस में रहते तो सरकार को क्या दिक्कत थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकालना इस बात को दिखाता है कि सरकार की नीयत शुरू से खराब थी। सरकार चाहती थी कि इलेक्शन कमिश्नर जो भी बने वो सरकार की कठपुतली बन के काम करे और इसी तरीके से तीनों इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहे हैं, हमने देखा है। भारद्वाज सर, मुद्दा चाहे कोई भी हो, ये सवाल ही उठा दिया जाता है। और डॉक्टर सतीश, इस पर आपसे जवाब चाहूंगी क्योंकि ये साफ तौर पर कह देते हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर किसी मामले की सुनवाई कोर्ट में जारी है, केसेस अगर चल रहे हैं, बावजूद उसके जब चुनाव आता है और अगर हार सामने नजर आती है तो आप चुनाव में निष्पक्षता पर सवाल उठा देते हैं, आप सवाल उठा देते हैं ईवीएम मशीन्स पर। यानी अब तो ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मुद्दा कुछ भी हो लेकिन हर चीज में कहीं ना कहीं बहाने ढूंढ के बात पहले ही रख दी जाती है क्योंकि हार का डर है। सुरभि, मैं कंप्लीट कर दूं। सुरभि, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल आम आदमी पार्टी के थीम सॉन्ग को लेके हमें नोटिस जारी कर दिया। अरे सर, आप ही की बात के आधार पर मैं डॉक्टर सतीश से भी ये सवाल पूछ रही थी। जल्दी एक कोई कमेंट सतीश जी। देखिए, चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना। उस चुनाव किस रास्तों से होगा ये जनता तय करेगी। जब इस देश की जनता ये मानती है, तमाम लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई है कि ईवीएम को कहीं ना कहीं लोग प्रभावित कर सकते हैं, सरकारों की नीयत के ऊपर सवाल है। मेरा मानना यह है कि अगर आज लोकसभा के अंदर ये डे बाई डे मत का प्रतिशत घट रहा है तो कहीं ना कहीं आम जनमानस का जो चुनाव के प्रति नजरिया है उसके अंदर एक संशय है। मेरा मानना यह है कि तमाम ऐसी बहुत सारी 5 देश ऐसे हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही ईवीएम बनाता है।
बाकी भूटान है, नेपाल है, ये छोटे छोटे कंट्री चुनाव कराते हैं। मेरा मानना यह है कि तमाम ऐसे देश जहाँ तकनीकी रूप से बहुत सक्षम है, वहां भी बैलेट से ही चुनाव होता है। जिस पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, इसी पाकिस्तान के अंदर बैलेट से अभी चुनाव हुआ। तमाम लोग वहां चुनाव को लेकर के सवाल उठा रहे थे, लेकिन बैलेट से चुनाव हुआ, निष्पक्ष चुनाव हुआ, और निश्चित रूप से वहां एक ऐसी पार्टी जिसको आमतौर पर ये मान लिया गया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, अगर पाकिस्तान में ईवीएम से चुनाव होता, सतीश जी, ये क्यों ना कहा जाए कि जिस तरह से चुनावों के दौरान ही अब ईवीएम का रोना रोया जा रहा है, आप लोगों को अपनी हार का अंदेशा हो गया है, क्योंकि कर्नाटक जीतते हैं, तेलंगाना जीतते हैं, हिमाचल प्रदेश जीतते हैं, उन तमाम राज्यों में जहां पर ऑपोजिशन पार्टीज की केंद्र के नजरिए से देखें सरकार बनती है, तब तो कोई रोना नहीं रोया जाता ईवीएम का। देखिए, भारत में ईवीएम के ऊपर सबसे पहला सवाल उठाया आदरणीय आडवाणी जी ने, और बाकायदा बीजेपी के एक प्रवक्ता है, राज्यसभा मेंबर है, उन्होंने ईवीएम के ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रंथ भी लिखा। जी, जीवीएल नरसिम्हा राव नाम था उनका। जी जीएल साहब जो लिखा। मेरा कहना यह है कि अभी वो समय है, अगर आम व्यक्ति को ये लगता है कि ईवीएम में खोट हो सकता है, तो मेरा मानना यह है कि इस बात के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। बैलेट एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। आप किस समय की बात कर रहे हैं? अरे भाई, चुनाव में आप तुरंत परिणाम घोषित कर दे। आपको एक बात और भी माननी पड़ेगी कि मेरठ में पिछली बार बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट थे, वो 48% वोट लेकर के भी हारे, और उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी का जो सांसद थे अग्रवाल जी, उनके ऊपर ये सवाल रहा, लेकिन ये मामला जम नहीं पाया। आप सुनिए, मेरा एक सवाल और है कि अगर आप वीवीपैट को लगाना चाहते हैं, तो जब आपने ईवीएम के साथ वीवीपैट जोड़ा है, तो आप 100% मिलान तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी ना याचिका। आप सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है क्या? ये 100% मिलान वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। प्रमोद स्वामी जी, जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत हो गई बात आपकी। जी देखिए, इन्होंने बहुत सी बातें कही, मुझको आप थोड़ा समय दीजिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, ये देश की संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानते हैं, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते हैं। ये जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पे, इलेक्शन कमीशन पे दोष देते हैं। ये जब भारत की सेना अपना शौर्य का प्रदर्शन करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है, तो उसके सबूत मांगते हैं। मेरे ख्याल से विपक्ष की यह हताशा का प्रतीक है, और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपार जन समर्थन मिल रहा है, उससे विपक्ष अपनी संभावित हार को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, क्योंकि चुनाव के पहले ही विपक्ष अपनी हार मान चुका है। और जिस तरह से आज अपार समर्थन मिल रहा है, उससे एक बात तय है कि देश की जनता मन बना चुकी है, और मोदी जी तीसरी बार के लिए देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मुद्दों पे बात हो, उसका स्वागत है। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार विपक्ष को है, लेकिन विरोध के नाम पर मोदी जी का विरोध करते करते जब आप भारत का विरोध करने लगते हैं, भारत की नीतियों का विरोध करने लगते हैं, तो फिर जनता के मन में ये सवाल उठने वाजिब है कि कहीं ना कहीं आप कुंठाग्रस्त होकर करके, पाकिस्तान के चुनाव से तुलना पर ही एक और बड़ी खबर भी बता दें, क्योंकि पाकिस्तान के चुनाव से तुलना करने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जवाब है कि पाक से तुलना करने वाले पाकिस्तान जाएं, पाकिस्तान में जाकर चुनाव लड़ें। समीर, बिल्कुल, और ये कहा गया है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। घनेंद्र जी, जिस तरह से पाकिस्तान का मुद्दा आप लोग चुनावों में लेकर आए हैं, क्या माना जाए ये आखिर किस वजह से? क्योंकि बार बार हर चुनाव में तो आप लोग बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं कि देखिए बीजेपी ऐन चुनावों के वक्त पाकिस्तान को उठा लेती है, पाकिस्तान के मुद्दे का जिक्र कर देती है। इस बार तो आप ही लोग ले आए। देखिए समीर जी, भारतीय जनता पार्टी जो देश के रियल इश्यूज हैं उन पे बात नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि ये चुनाव मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पे होना चाहिए, कि 10 साल में मोदी जी ने डिलीवरी के नाम पे देश को क्या दिया। आज देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुकी है। जितने बड़े भ्रष्टाचारी उतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी। ये कहावत आजकल गली गली में चर्चा है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी को से भारतीय जनता पार्टी में उतना बड़ा पद मिलेगा। हमने देखा हेमंत बिस्वा शर्मा हो, नारायण राणे हो, भावना गवली हो, जनार्दन रेड्डी हो, तमाम वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार के सिंबल होते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में है और इनके सारे केस भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिए। आज देश महंगाई से जूझ रहा है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है
और उस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो सर मुद्दों की बात ही करिए ना, इसीलिए वरुण पुरोहित जी वक्त की कमी है, एक फाइनल कमेंट, क्योंकि यहाँ तो पाकिस्तान ने भी साफ तौर पर कह दिया कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए पाकिस्तान को ना घसीटे। सबसे पहली बात जो गंभीर विषय है कि 10-10% मतदान क्यों कम हो रहा है, पब्लिक क्यों उदासीन है। विपक्ष का क्रेज तो बना नहीं है और मोदी जी का क्रेज रहा नहीं है, इसलिए जनता जो है परेशान हो गई, किसको वोट दें। सब एक से जो ये मोदी जी दिखाते थे नेता विद द डिफरेंस, वो समाप्त हो गए, क्योंकि दूसरी पार्टियों को टेंट ले लेके उनको उपकृत कर रहे हैं। तो सबके समझ में आ गया मोदी जी भी वैसे ही है, बीजेपी भी सारी पार्टी जैसी, इसलिए उदासीनता हो गई। जहां तक बात अभी बीजेपी के आपके प्रवक्ता ने बात बताई, आईएलओ की रिपोर्ट पे चर्चा नहीं करते हैं कभी भी, आईएलओ को तो मानते ही नहीं है। तो यही तो मानसिकता इनकी जो सोच है ना, फासिस्ट सोच है। मौर्य जी कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाओ, ये कहते हैं आप हमारी नीतियों मोदी जी का विरोध करते हो तो भारत का विरोध। संसदीय प्रणाली है समीर साहब, देश में व्यक्ति पूजा नहीं है। संसद जिसको चाहेगी, जिसको प्रधानमंत्री चुनेगी, तो बार बार होनी भी नहीं चाहिए सरकारों के कामकाज के आधार पर चुनाव होने चाहिए। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि ऐन चुनावों के वक्त तालिबान, पाकिस्तान, ये सब याद आने लगता है नेताओं को? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।